नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज के शो को आगे लेकर के चलते हैं। और आप सभी को पता होगा कि हम इस शो में एक पुस्तक जिसको हम लोग जानते हैं हमारा संविधान आर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से लिखी गई है सुभाष कश्यप के द्वारा। इस पुस्तक पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं आज के इस सेशन में। ये हमारी सीरीज चल ही रही है। अगर आप पुस्तक को देखें, आज का जो हमारा विषय रहेगा, आज का हमारा विषय है इस पुस्तक का अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2। इस चैप्टर 2 के अंदर अगर टॉपिक हम देखें तो टॉपिक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री यानी कि संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास की चर्चा है, बच्चे चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें आता क्या जा रहा है, चैप्टर 2 का कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 2 का सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं कि प्राचीन भारत में संवैधानिक सरकारें, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया। यानी कि अगर हम लोकतंत्र को देखें तो क्या ये संभव था कि उस समय पर यानी कि प्राचीन भारत वैदिक काल में या उसके बाद हम लोगों को गणतंत्र या लोकतंत्र की कोई समझ थी, क्या हमने उसको कभी फॉलो किया है, उसके बारे में कश्यप क्या कहते हैं और उससे जुड़े हुए प्रश्न। दूसरा है अंग्रेजों का भारत में आगमन। जैसे कि सन 1600 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्राप्त होता है और उसके बाद उसका भारत के अंदर आगमन होता है, उससे जुड़े हुए घटनाक्रम हम बात कर रहे हैं संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में। और फिर आता है कंपनी का शासन। बाद में कंपनी भारत के अंदर अपनी सत्ता को एस्टेब्लिश करती है। उस क्रम में भारत के संविधान को अगर हम देखते हैं तो क्या कुछ डेवलपमेंट उस समय पर हुआ था, उन सभी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत जो है वो गणराज्यों से भरा हुआ था और अगर राजतंत्र थे भी तो उस समय पर वे या तो निश्चित थे, निर्वाचित थे या फिर सीमित हुआ करते थे। यानी कि ऐसा कहीं नहीं था कि कहीं पर भी राजा निरंकुश होकर काम कर रहा है। क्या ऐसे प्रावधान थे? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये स्टेटमेंट इनमें से किसके द्वारा दी गई है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष कश्यप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत गणराज्यों से भरा हुआ था, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी। देखिए अगर हम इस पूरी स्टेटमेंट को जरा देखें, इसका इतिहास अगर देखते हैं या भारत के अंदर हम लोकतंत्र को देखें तो कुछ लोगों का मानना यह है कि हम लोगों को लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने पढ़ाया, जबकि ऐसा नहीं है। भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो लोकतंत्र या गणतंत्र का कंसेप्ट है बहुत पहले से हम लोग जानते थे। जैसे कि ऋग्वेद और अथर्ववेद के समय पर आप दो सभाओं की, संघ और समिति की चर्चा सुनेंगे। तो संघ की बात करें, संघ का मतलब जनरल असेंबली, समिति की बात करेंगे तो क्या हाउस ऑफ एल्डर्स। तो कहने का मतलब उस समय कहीं ना कहीं हमको समझ हुआ करती थी। उसी प्रकार से जब अलेक्जेंडर का आप आक्रमण देखते हैं भारत के निकट आता है तो उस समय का एक संघ हुआ करता है, क्षुद्रक संघ। उस क्षुद्रक संघ के द्वारा कड़ी टक्कर अलेक्जेंडर को दी गई थी। और ज्यादा दूर ना जाएं तो वैशाली, वैशाली जो पाटलिपुत्र के समीप है, वहीं पर अगर हम देखें तो वैशाली किसकी राजधानी थी? लच्छवी संघ की। अब ये संघ क्या था? गणतंत्र हुआ करता था जिसका प्रमुख को आप नायक कहते थे। इस नायक को चुना जाता था तो गणतंत्र की आपको पहुंच मिलती है। इतना ही नहीं, आप महाभारत पढ़ें या फिर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ें तो वहां पर भी गणतंत्र के हमको प्रावधान मिलते हैं। जैसे कि अगर मनु और महाभारत को पढ़ें तो वो तो इतना तक कह देते थे कि देखो किसी भी देश के अंदर शासन को चलाने वाला राजा अगर दुष्ट है, निर्दयी है, तो उसकी तो तुरंत उसके सब्जेक्ट के द्वारा हत्या कर देनी चाहिए। इतना तक एक्सट्रीम स्टेटमेंट तक दे दिया गया था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो वो तो ये कहते हैं कि देखिए कहीं पर भी निरंकुश शासक की कोई जगह नहीं है। तो कहने का मतलब लोकतंत्र पहले से था। अब इसको लेकर के जब संविधान सभा में बातें हुई तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने कहा कि देखो इंडिया जो है वो स्टडीड विद रिपब्लिक्स है, यानी कि यहाँ पर रिपब्लिक्स के अंदर हमारे भारत के अंदर गणतंत्र की कमी नहीं रही है, लगातार गणतंत्र रहे हैं। बात समझ में आती है। और अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उनका आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बुद्धिज्म के साथ एक जुड़ाव था और उन्होंने इसका रेफरेंस भी दिया। ऑफ रेफरेंस देते हुए कि आप बुद्ध संघ को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बुद्ध संघ की स्टडी से पता लगता है कि बुद्ध संघ के अंदर जितने भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हम आज पढ़ते हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, वोट बाय बैलेट हो गया, इसके साथ साथ हमारा
मोशंस, रेजोल्यूशंस, इन सभी पद्धतियों का इस्तेमाल संघ के अंदर किया जाता था। अब ये जो सारी पद्धतियां थी, ऐसा तो नहीं था कि उसी समय पर इजाद थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन की व्यवस्था में इनका इस्तेमाल हुआ करता था। तो स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? ये स्टेटमेंट भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई थी। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया था? इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड मोनोपोली ऑफ ट्रेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शंस हमारे पास यहां पर हैं। देखिए, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा करते हैं तो हम सभी जानते हैं इस बात को कि 31 दिसंबर 1600 की एक आम सी नॉर्मल सी शाम हुआ करती थी। वहां पर एक कंपनी, इसको आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उसको एक रॉयल चार्टर प्राप्त होता है और इस चार्टर के तहत उनको एक मोनोपोली का अधिकार प्राप्त होता है कि वो भारत में और साथ में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जाकर के व्यापार करेंगे। उनके अलावा कोई और व्यापार ये नहीं करेगा। अब जब ये चार्टर आप देखते हैं तो उस समय पर चार्टर की व्यवस्था को आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि उस व्यवस्था के अंदर ये कहा गया कि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होंगे वो शेयर होल्डर अपना एक गवर्नर इलेक्ट करेंगे और गवर्नर के साथ साथ यहाँ पर जो है कुछ मेंबर्स भी इलेक्ट किए जाएंगे, कुछ मेंबर्स भी इलेक्ट किए जाएंगे। ये जो गवर्नर था इसी को हम बाद में कंपनी का डायरेक्टर के नाम से पहचानते हैं और ये जो सदस्य हुआ करते थे इन्हीं को हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते थे। और कुल मिलाकर के इनकी संख्या आप देखें तो एक तो ये हो गए और 24 ऐसे सदस्य हुआ करते थे। इन डायरेक्टर और साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अधिकार थे कि कंपनी के संबंध में नियम कानून कायदे तय कर सकते हैं, लेकिन जब नियम कानून कायदे तय करेंगे तो इनके ऊपर भी एक लिमिट थी और वो लिमिट क्या थी कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा कहा जाएगा ब्रिटेन का लॉ है उसके बाहर जाकर आप कुछ नहीं करेंगे, सीमित व्यवस्था में आप कुछ ना कुछ जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था शुरुआत में लेकर के आई गई। जब ये चार्टर लाया गया तो शुरुआत में एकाधिकार दिया गया था बच्चे कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए ये एकाधिकार कंपनी को प्रदान किया गया था। तो ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से किस चार्टर के द्वारा कौन से बंदरगाह को कंपनी को सौंप दिया गया था? इनमें से कौन सा बंदरगाह ऐसा है और साथ में कौन से वर्ष में जिसे कंपनी को सौंप दिया गया था? सन 1600 के अंदर 1600 का चार्टर मद्रास को, सन 1669 का चार्टर बंबई, सन 1677 का चार्टर सूरत और सन 1683 का चार्टर कलकत्ता। इनमें से कौन से चार्टर के तहत और साथ में कौन से बंदरगाह को कंपनी को सौंप दिया गया था, ये क्वेश्चन है। देखिए, जब हम कंपनी के शासन की भारत के अंदर बात करते हैं तो 1600 के अंदर इनको चार्टर प्राप्त होता है। 1700 आते आते पता लगता है कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता हर जगह ये अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं और फैक्ट्री स्थापित करने के साथ साथ इनके अपने सेटलमेंट्स भी ये स्थापित कर लिया करते हैं उस समय तक। अब धीरे धीरे समय बदलता है, समय के साथ साथ नए चार्टर के द्वारा इनको अलग अलग शक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि 1669 का जो चार्टर था, 1669 के चार्टर में कंपनी को बंबई का जो पोर्ट है इसके साथ साथ उसका सेटलमेंट है वह प्राप्त हो जाता है। सन 1677 के चार्टर के अंतर्गत कंपनी को शक्ति मिलती है कि कंपनी अपने जो है कॉइन यानी कि सिक्के जारी कर सकती है। कॉइन्स को जारी करने की शक्ति 1677 के चार्टर से प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो 1683 का जो चार्टर है, 1683 के चार्टर से कंपनी को शक्ति प्राप्त होती है। कंपनी चाहे तो किसी वॉर के अंदर जाकर के इंडल्ज हो सकती है, किसी ट्रीटी को कंक्लूड कर सकती है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि जब भी कोई सीमा आप प्राप्त करते हैं, कोई टेरिटरी आप प्राप्त करते हैं तो वो आपकी पर्सनल टेरिटरी नहीं होगी, प्राइवेट टेरिटरी नहीं होगी, ये टेरिटरी किसकी होगी? ब्रिटेन की मानी जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या पड़ता है? बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू, किस कारण से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया? 4 ऑप्शन अपने पास हैं। सबसे पहले डिमांड ऑफ इंडियंस, भारतीयों ने ऐसी मांग की।
दूसरा कहता है डायरकी एंड इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, द्वैध शासन और उसके नकारात्मक परिणाम। तीसरा कहता है मुगल सम्राट के अधिकारों को कम करने के लिए, और चौथा कहता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत में अगर आप कंपनी के शासन को देखें तो कुछ घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम एक युद्ध की बात करें तो 1757 के अंदर जो है वो बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध होता है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और इस युद्ध के अंदर विजयी कौन होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके बाद इनका जो मकसद था यानी कि भारत के अंदर सत्ता को स्थापित करना, उसकी शुरुआत हो जाती है। और फाइनली ये कब इंश्योर होता है कि भाई कंपनी ही शासन करेगी? ये इंश्योर हो जाता है 1764 के अंदर, जब बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो हमारे मुगल सम्राट शाह आलम, उनके साथ में अवध के नवाब और साथ में बंगाल के नवाब, एक तरफ ये तीन और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस युद्ध के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत जाती है तो कंप्लीट कंट्रोल उनका आ जाता है। यहां पर एक स्पेशल राइट जिसको आप कहते हैं कि दीवानी राइट, इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना इस बात को। दीवानी राइट यानी कि टैक्स कलेक्शन का अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर टैक्स कलेक्शन का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो जाता है जब ट्रीटी कंक्लूड होती है। यानी कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो कंपनी के पास आ गया, और उसके बाद बाकी का जो प्रशासन चला जाता है, कौन से वाला? लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, ये किसके पास चला गया? ये चला गया वहां के नवाब के पास, यानी कि जो यहाँ का रूलर होगा उसको ये शक्ति दे दी जाती है। तो इस प्रकार से एक दोहरा शासन बन करके निकल करके आता है और जम करके भारत से खजाने की लूट होती है। इसके साथ साथ कुछ घटनाक्रम भी हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहीं पर 1769 के अंदर बंगाल के अंदर सूखा पड़ जाता है, और कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब स्थिति बद से बदतर हो जाती है। और जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है तो बाद में जाकर के कंपनी को जो है ब्रिटेन के अंदर क्वेश्चन किया जाता है, और क्वेश्चन करने के साथ साथ यहाँ पर एक इंक्वायरी कमेटी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, और उस इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर ये क्या किया जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया जाता है, जिसके तहत कहा गया कि भाई कंपनी के जो शासन चल रहा है उस पर थोड़ा कंट्रोल लगाइए। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, क्यों लाया गया? ये जो द्वैध शासन था, जो डायरकी थी, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरफ तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, और दूसरी तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर है, जस्टिस है, वो किसके द्वारा? वहां के इंडियन लोकल रूलर के द्वारा। तो इसकी वजह से जो समस्या उत्पन्न हुई उसको टैकल करने के लिए देश के अंदर क्या लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, हालांकि लाया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में? सबसे पहला ऑप्शन आता है कंपनी का प्रशासन व्यापारियों का निजी मामला था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक प्राइवेट अफेयर था कंपनी के लिए। दूसरा, प्रशासन का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और ऑप्शन डी कहता है कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की स्वीकृति। देखिए, जब आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देखते हैं तो ये भारत के अंदर पहला प्रयास था। ये एक पहला प्रयास था जब यह एक पहला प्रयास था जब कंपनी के शासन पर, उसके प्रशासन पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कंट्रोल करना शुरू किया। और जब ये एक्ट लाया गया तो इस एक्ट के साथ साथ कुछ बदलाव आए, जैसे कि उस समय पर 3 प्रांत हुआ करते थे, बंगाल, उसके साथ साथ मद्रास और फिर बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसी कहलाते थे और तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट काम किया करते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ये तय किया गया कि ये जो बंगाल का गवर्नर है, इस बंगाल के गवर्नर को
बाकी दोनों जगह गवर्नर से ऊपर सुप्रीमेसी दी जाए, और इसीलिए जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आपको बताना है कि सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से थे, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहां पर हुआ क्या, शासन का केंद्रीकरण। जो पहले अलग अलग जगह पर सत्ता बटी हुई थी, शासन का केंद्रीकरण हो गया। तो ये बात तो सही लट गई। इसके साथ साथ भारत के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई, और कलकत्ता में एलिजा एमपी जो चीफ जस्टिस थे उस समय के, उनकी अध्यक्षता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया भी गया। हालांकि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका इससे कोई लेना देना नहीं भाई, याद रखना, वो फेडरल कोर्ट से निकल करके आता है, ये अलग व्यवस्था है, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनी की जो राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां थी, इनको पहली बार ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा स्वीकृति मिली गई। ये तीनों के तीनों तो स्टेटमेंट सही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी के जितने भी नौकर थे, सर्वेंट थे, उनसे कहा गया कि आप प्राइवेट ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि 1773 के एक्ट से पहले जब लॉर्ड क्लाइव इत्यादि ब्रिटेन गए तो बहुत सारा माल लूट करके ले गए थे वो, और जब वो इतने सारे सामान के साथ वहां पर पहुंचे तो उनको गलत नजरों से, हीन भावना से देखा जाता था, और उनको नवाब कहा जाता था, ठीक है। तो ये कहा गया कि आप प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कहने का अर्थ क्या है कि कंपनी का जो प्रशासन है वो कहीं पर भी प्राइवेट अफेयर नहीं है, प्राइवेट अफेयर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में दोहरे शासन की शुरुआत की। 1773 के अंदर अधिनियम आता है, इसको आप कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसके अंदर कुछ खामियां थी, और उन खामियों को पूरा करने के लिए विलियम पिट उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार के समय पर एक एक्ट आता है जिसको आप कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि 1784, 1784 का अधिनियम। इस 1784 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो काम भारत के अंदर चल रहे थे उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि कंपनी का एक काम था कमर्शियल, यानी कि व्यापार से जुड़ा हुआ काम। दूसरा काम था कमर्शियल के अलावा पॉलिटिकल, यानी कि युद्ध में इन्वॉल्व होना, युद्ध लड़ना, टेरिटरी एक्वायर करना, प्रशासन चलाना, ये वहां का पॉलिटिकल काम था। 1784 के इस एक्ट के द्वारा इन दोनों कामों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, और डिवाइड करते हुए अलग से अथॉरिटी बनाई गई। जैसे कि जो हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अभी पढ़ रहे थे जिसकी संख्या 24 थी, इनसे कहा गया कि आप तो जो कमर्शियल मामलों को देखोगे, और ये जो पॉलिटिकल मामले हैं उन पॉलिटिकल मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। अब जितने भी पॉलिटिकल मामले हैं उनको तो ये देखेंगे, और अपना जो कमर्शियल मामले हैं वो कौन देखेगा, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। तो ये जो है आप कहते हैं दोहरे शासन की शुरुआत 1784 के एक्ट के द्वारा, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1784 के द्वारा इसकी शुरुआत भारत के अंदर की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। कंपनी की मोनोपोली इनमें से किस एक्ट के द्वारा 20 सालों के लिए बढ़ा दी गई थी, 1773, 1784, 93 या फिर 1813। देखिए, अगर हम एक भारत के गवर्नर जनरल की बात करें, हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें, तो उनमें से एक लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, और जब 1786 में ऑफिस को ज्वाइन किया तो उस समय पर 2 शर्तें इन्होंने रखी थी। और वो शर्त क्या थी, इन्होंने कहा था कि देखिए, जब मैं काम करूंगा तो मेरी जो काउंसिल है उस काउंसिल के ऊपर मुझे ओवर राइडिंग पावर चाहिए। ओवर राइडिंग पावर का मतलब, अगर काउंसिल कुछ कहती तो मैं उनसे अलग जाकर के भी डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि 1773 में काउंसिल की बात हो गई थी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि मैं यहां पर बनूंगा कमांडर एंड चीफ, यानी कि मिलिट्री हेड भी बनूंगा। तो इनकी बात को स्वीकार कर लिया गया। बाद में जब 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो यहां पर कुछ बदलाव किए गए। जैसे कि सबसे पहले ये जो ओवरराइडिंग पावर यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त की थी, इसको परमानेंट कर दिया गया। परमानेंट करने का मतलब क्या है,
परमानेंट करने का मतलब होता है कि यहां पर ये शक्ति उसके बाद आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे उनको दे दी गई कि आप इसको रखिए। दूसरा, ये जो कमांडर इन चीफ, क्या ये काउंसिल का सदस्य होगा, नहीं होगा, इसको लेकर के निर्णय लिया गया कि कमांडर इन चीफ इप्सो फैक्टो यानी कि अपने पद के कारण स्वयं ही काउंसिल का सदस्य नहीं बन सकता। अगर सदस्य बनना है तो उसकी प्रॉपर अपॉइंटमेंट होगी, प्रॉपर अपॉइंटमेंट के बाद ही इसको सदस्यता मिल सकती है। तो ये दो बदलाव किए गए। इसके साथ साथ कंपनी का जो मोनोपोली है, कंपनी की मोनोपोली को 20 वर्षों के लिए इस अधिनियम के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया था। तो कौन सा रहेगा, यहां पर 1793 के इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसको बदलाव किया गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि स्थानीय सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार इनमें से किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दिया गया? 1773, 93, 84, 13 या फिर 33, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का और टैक्स लगाने के साथ साथ अगर कोई टैक्स नहीं भरता है तो उस पर पनिशमेंट देने का अधिकार मिलता है? तो फटाफट चार ऑप्शन अपने हैं। देखिए भाई, 1813 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1813 के इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी की जो मोनोपोली रही यानी कि व्यापार करने का जो एकाधिकार था, उस व्यापार करने के एकाधिकार को एंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और खत्म करने के साथ साथ इसमें कुछ अपवाद भी रखे गए, जैसे कि कंपनी को अभी भी चाय को लेकर के टीका जो व्यापार था उसको एकाधिकार प्राप्त था। इसके साथ साथ एक प्रावधान और रखा गया कि अगर चीन के साथ ट्रेड की बात आएगी तो यहां पर कंपनी को एकाधिकार दिया गया। तो ये तो मोनोपोली को लेकर प्रावधान किया गया 1813 के एक्ट के द्वारा। दूसरा प्रावधान यहां पर आता है कि ब्रिटेन के जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां का जो एजुकेशन है उसको भारत के अंदर लाया जाए, ये बात कही गई। प्लस साथ में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको भी परमिशन मिला कि आप भारत के अंदर आ सकते हैं, आकर के अपना प्रचार प्रसार शुरू कर सकते हैं। और साथ में जो लोकल गवर्नमेंट थी, इन लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार, और कर के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट है यानी कि पैसा नहीं देता है तो पनिशमेंट देने का अधिकार भी इस एक्ट के द्वारा लेकर के आया गया। तो ये अपना आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि जब भारत के संविधान के निर्माण की हम बात करते हैं तो भारत के संविधान के निर्माण की धुंधली सी तस्वीर इनमें से कौन से अधिनियम के द्वारा दिखाई देती है? 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 या 53 या फिर 1858 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें पूरे भारत के अंदर कुछ खास बदलाव किए गए। जैसे कि सबसे पहला जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, इसको कहा गया कि आप रहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि एक पूरे भारत को लेकर के एक सरकार, जिसको बाद में भारत सरकार के नाम से भी जाना गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज के टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप देखते हैं तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? 1833 के इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा होती है। इसके साथ साथ वहां पर 3 प्रांत हुआ करते थे, मैंने आपको बताया, बंगाल, मद्रास, साथ में बॉम्बे। तो मद्रास और बॉम्बे के पास अभी भी कानून बनाने की शक्ति थी, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर हुआ करती थी। 1833 के इस अधिनियम के द्वारा उनकी लेजिस्लेटिव पावर को अबॉलिश कर दिया गया और ये सभी की सभी शक्तियां कहां पर आ जाती हैं? ये सभी के सभी शक्तियां आ जाती हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। इसको आप ये कह सकते हैं कि 1773 में सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण करना शुरू किया था। अगर अंग्रेजों के समय पर वो कभी टॉप पर पहुंचा, पीक पर पहुंचा, तो वो पीक पर पहुंचता है 1833 के इस अधिनियम के द्वारा, यानी कि एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन, जिसके बाद में जाकर के इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति होती है, बाद में इसको रिवर्ट भी कर दिया गया था। तो कहने का मतलब यहाँ से शुरुआत होती है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत की सरकार की। अब जब जीजीआई यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, उनकी काउंसिल हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो काउंसिल के साथ मिलकर के जब वो काम करते थे तो इसकी जो मीटिंग थी, इन मीटिंगों को अलग अलग करने का काम,
यानी कि एग्जीक्यूटिव काम के लिए, कार्यकारी काम के लिए मीटिंग है तो उसको अलग रखना है। इसके साथ साथ कानून बनाने के लिए लेजिस्लेटिव मीटिंग है उसको अलग रखना है। इसकी शुरुआत 1833 से की गई थी, यानी कि स्पेशलाइजेशन की शुरुआत 1833 से शुरू कर दी गई। बाद में फॉर्मली 1853 में तो उसको बांट ही दिया गया था। 1853 के अधिनियम के द्वारा तो उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, भाई लेजिस्लेटिव काम अलग होगा, एग्जीक्यूटिव काम अलग होगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? 1833 से हो जाती है। इसके साथ साथ इस अधिनियम के द्वारा ये भी तय किया गया कि भारत के अंदर जो हमारा सिविल सर्वेंट होंगे उसके अंदर ओपन कंपटीशन लेकर के आओ और सभी भारतीयों को उसके अंदर आने दो। प्रावधान तो लेकर के आए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो विरोध के बाद में इसको जो है वह नकार दिया गया। तो कहने का मतलब 1833 का एक्ट के द्वारा भारत के अंदर आप देखते हैं संविधान की शुरुआत, तो संविधान बनाने की धुंधली शुरुआत जो है इस अधिनियम के द्वारा हो जाती है। चलिए भाई, तो इसके साथ ही आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आपको कोई प्रश्न है इस संबंध में तो आप ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना क्वेरी डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, साथ में शेयर कीजिए और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी IQ PCS चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।